अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग ग्रीन्स थ्योरम जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास क्लोज कर्व होना चाहिए लाजमी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि डायरेक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास 2D होना चाहिए। 3D जो है उसमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम सपोज करें कि एफ जो है वो हमारे पास एक कंटिन्यूस वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड मतलब कि एफ आई प्लस का जी जे, ठीक है। जे तक ही होगा, के तक नहीं होगा क्योंकि 2D की बात करें हम। एंड सी इज़ अ क्लोज्ड कर्व है एक हमारे पास, और वो जो बाउंड्री है उस पूरे रीजन की वो डी है, ठीक है। अब देखिए सिंपल हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल और नीचे डी आ जाएगा उसकी बाउंड्री के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं भाई, लिमिट्स निकालते हैं, इसलिए हमने डबल इंटीग्रल के नीचे डी लिखा है, ठीक है। और सिंपल ये हमारे पास फॉर्मूला है डाबा अपॉन डाबा एक्स जी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे पहला वाला एफ नहीं आएगा, पहला एक्स का फंक्शन नहीं आता, दूसरा वाला फंक्शन आता है जी, ठीक है। माइनस का डाबा अपॉन डाबा वाई एफ, सही है। और डी ए क्योंकि डबल इंटीग्रल है। अब आगे जो इक्वल्स टू करके लिखा है ना वो हम वेरीफाई करते हैं ग्रीन्स थ्योरम को लाइन इंटीग्रल के जरिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सी मेरे पास वो जो पूरा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, हमें पता है लाइन इंटीग्रल क्या होता है भाई, कर्व्स के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इंटीग्रल की और बीच में सर्कल की साइन बनी होती है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड कर्व, सही है। नीचे सी लिख दिया हमने और एफ इंटू डी आर, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बात हमें पता है। अब देखिए सिंपल हम इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें चीज़ें जो है वो सही से क्लियर हो जाएं कि हमें किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सवाल गिवन हो, आपको कहें कि भाई ग्रीन्स थ्योरम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। वेरिफिकेशन नहीं कहीं भी, तो आपने सिंपल इतना काम करना है जो मैंने स्क्वायर बनाया है, ठीक है। अगर आपको कहा गया कि भाई आप वेरीफाई करें ग्रीन्स थ्योरम को, तो फिर आगे आप लाइन इंटीग्रल वाला काम करेंगे, ठीक है। पेपर में वेरिफिकेशन का सवाल आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों चीज़ों से आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब सिंपल हम इसका जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई देखिए अब ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। सपोज ए इक्वल्स टू आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है। आई के साथ कोई ना कोई फंक्शन है, जे के साथ कोई ना कोई फंक्शन है। आई के साथ जो फंक्शन है वो एफ है और जे के साथ जो फंक्शन है वो जी है। और यहाँ पे आपके पास एफ पहले वेक्टर था, अब ए वेक्टर है, ठीक है। इवेलुएट क्लोज कर्व की साइन बनी हुई है, ए इंटू डी आर अराउंड अ क्लोज कर्व, सही है भाई। और बाउंडेड बाय आपको रीजन गिवन है, 2 पैराबोलास की इक्वेशन है ये, ठीक है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर दिस प्रॉब्लम। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वो जो मैंने स्क्वायर में पूरा फॉर्मूला लिखा है उसके जरिए सॉल्व करेंगे, फिर लाइन इंटीग्रल वाली चीज़ करेंगे, तो हमारे पास दोनों जो आंसर है वो सेम आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो डबल इंटीग्रल वाली चीज़ है उसमें आपको लिमिट्स निकालनी है, और आपके पास ये जो है ना रीजन डी है, ऊपर मैंने क्या लिखा था, बाउंड्री ऑफ रीजन डी, ठीक है। बाउंड्री ऑफ रीजन डी का मतलब ये है कि आपके पास जो बाउंडेड वाली इक्वेशंस मौजूद होती है ना, आपको वो वाले से काम करना है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपको बाउंडेड एरिया गिवन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूँगी कि ग्राफ बनाऊँगी इन दोनों पैराबोलास का, और क्या करेंगे भाई इनकी जो हमारे पास डबल इंटीग्रल की जो लिमिट्स है ना वो निकालेंगे। अब अगर आपको ग्राफ याद नहीं रहते तो कोई मसले की बात नहीं है, आप पॉइंट्स जो है ना उसको पुट करके जो है ना दोनों ग्राफ बना लें। सिंपल ये एक पैराबोला ऐसे बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाला, और दूसरा पैराबोला जो है वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो बाउंडेड जो रीजन है ना वो आपके पास इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा इस तरीके से, दोनों पैराबोला का, ठीक है। तो सिंपली आपके पास दोनों की इक्वेशंस भी लिख दें, ऊपर वाला एक कर्व है, नीचे वाला एक कर्व है। अब देखिए सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए 3 कंडीशंस होती थी, एक तो क्लोज कर्व होना चाहिए, सही है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों कर्व पे इस तरीके से एरोज मार्क किए कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। और 2D तो ये है ही सिंपल। अब देखिए हमें क्या करना है कि भाई हमें लिमिट्स निकालनी है, क्योंकि हमारे पास पहला वाला जो मैंने बॉक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ग्रीन थ्योरम वेरीफाई करना है, पहला वाला, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट्स निकालने के लिए हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आपस में। तो एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट करें, वाई या फिर एक्स किसी एक की वैल्यू निकाल लें, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वाई की वैल्यू निकल के आ रही है, एक 0 और एक 1। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में रखें, तो आपके पास x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और जब y 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब एक पॉइंट आ गया 0 0 और एक पॉइंट आ जाएगा 1 1, ठीक है।
तो सिंपल हमें ये पता चला कि ये जो कर्व के नीचे वाला पॉइंट है ना ये 0 है, ठीक है। और वो जो ऊपर जहाँ पे दोनों कर्व मीट कर रहे हैं वो 1 1 वाला पॉइंट है। तो x 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है अगर कांस्टेंट लिमिट देखें, और y की एक जो है नीचे वाला कर्व जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, और ऊपर वाला जो है y इक्वल्स टू √x हो जाएगा ऊपर वाला कर्व जो है। तो इस तरीके से y की वेरिएबल लिमिट्स निकल के आ गई। ये तो वही तरीका है जो हमने डबल ट्रिपल इंटीग्रल में जिस तरीके से हम लोग लिमिट्स निकालते हैं, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं थी। अब सिंपल हमने क्या करना है, फॉर्मूला जो है ग्रीन्स थ्योरम का हमने यहाँ पे वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रल, ठीक है, और डाबा अपॉन डाबा एक्स जी डाबा अपॉन डाबा वाई एफ। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जी कौन सा होता है, एफ कौन सा होता है। जो हमारे पास एफ होता है वो आई के साथ वाली टर्म होती है, ये बात याद रखिएगा, सही है। और जो जी होती है वो हमारे पास जे के साथ वाली टर्म होती है, सही है। अब देखें मैंने यहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन वाला लिख दिया, हमें क्या क्या वेरीफाई करना है, मगर अभी हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड के लिए काम कर रहे हैं, ये बात हमें पता है, सही है। हमने डबल इंटीग्रल की अभी लिमिट्स निकाली हैं, ये जो डी वाला जो डबल इंटीग्रल है ये, ठीक है। और डी ए में हमें पता है क्या आएगा, डी एक्स इंटू डी वाई या तो डी वाई इंटू डी एक्स, सही है। अब देखिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पहले ए वेक्टर लिख रही हूँ, ठीक है। इसमें से हमें पता होना चाहिए आई के साथ वाला एफ़ है और जे के साथ वाला जी है, ठीक है। सिंपल हम लोग डाबा अपॉन डाबा जी ओवर डाबा एक्स के लिए काम करेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास हो गया एक्स प्लस वाई, और डाबा जी अपॉन डाबा एक्स जो इंटीग्रल की पहली टर्म है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरीके से एफ़ हमारे पास है एक्स माइनस वाई और डाबा एफ अपॉन डाबा वाई, ठीक है। सिंपल ये -1 आ जाएगा। अब ये डबल इंटीग्रल है, लिमिट्स हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट करेंगे। जो कांस्टेंट लिमिट्स होती हैं वो बाहर की साइड पे आती हैं जो कि एक्स की थी, और वेरिएबल लिमिट्स अंदर की तरफ आएंगी। अंदर की तरफ आइए तो पहले डी वाई लिखेंगे वाई की लिमिट, और बाहर वाली के लिए डी एक्स, ठीक है। सिंपल इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस -1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें पूरे इंटीग्रल को, आपके पास आंसर आएगा 2/3, सही है। अब देखें अब हमें क्या काम करना है, ये जो ग्रीन थ्योरम था ना ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, सिर्फ फॉर्मूला तो और कुछ था ही नहीं, लिमिट्स थी, ये सब काम हम पहले कर चुके हैं, लिमिट वाला तो फॉर्मूला याद करें बस। अब असल काम जो है ना, जो मुश्किल है थोड़ा सा, वो राइट हैंड साइड का, ये लाइन इंटीग्रल है, सही है। अब देखिए ये तो क्लोज कर्व का साइन है, आपके पास f इंटू डी आर होता है, सही है। मगर यहाँ पे f की जगह a वेक्टर है तो a इंटू डी आर हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा ग्राफ है उसमें 2 कर्व हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो हमें पता है कि क्या करेंगे, हम दोनों कर्व के लिए अलग अलग काम करते हैं, इंटीग्रल C1 प्लस इंटीग्रल C2। यहाँ पे डबल इंटीग्रल और इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक ही लाइन इंटीग्रल होती है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले मैं a इंटू डी आर को थोड़ा सा डिफाइन करूँगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a वेक्टर मैंने पूरा लिखा है, और हमें पता है कि d एज इट इज़ आएगा, और r क्या होता है भाई, एक वेक्टर होता है एक्स आई प्लस का वाई जे, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास, अब क्योंकि 2D की बात थी इसलिए एक्स आई प्लस का वाई जे, ठीक है। ग्रीन थ्योरम होता ही 2D में, वरना r आपके पास प्लस का z के भी हो सकता था, ठीक है। आगे अब क्या हुआ, सिंपल ये हो जाएगा भाई आगे डी एक्स आई प्लस का डी वाई जे, जब आपने डी जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कराया। अब सिंपल आप क्या करेंगे भाई, आई वाली टर्म को आई से, जे वाली टर्म को जे से, आई इंटू आई 1 होता है तो आई वाली टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, डी एक्स बाद में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। अब हम इसको ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये मैं आई वाली चीज़ लिख रही हूँ बराबर में, इसको ऐसा नहीं कि डी एक्स लिखा हुआ है आपने एक्स माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स के लिहाज से, नहीं, डी एक्स पहले होना चाहिए था डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखें, अब ए इंटू डी आर हमने निकाल लिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसका क्लोज कर्व मतलब लाइन इंटीग्रल निकालना है। अब ये हमारे पास मेन जो ए इंटू डी आर है ना, अंदर वाली चीज़ आ गई है। अब C1 के लिए अलग काम करेंगे, C2 के लिए अलग काम करेंगे, सही है। अब देखें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर लाइन 1। अब देखें सिंपल यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्व 1 जो है वो मेरे पास नीचे वाला है, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला है। हमें लाइन इंटीग्रल के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पैरामीटराइजेशन करनी पड़ती है। सिंपल मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूँ कि कौन सा वाला है, जो C1 है वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला है। अब पैरामीटराइजेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, एक को आप कुछ भी सपोज कर लें, आपने x को फॉर एग्जाम्पल t सपोज कर लिया, y आपके पास t स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें
आपने जो लाइन इंटीग्रल का फंक्शन लिखा है ना ऊपर फॉर लाइन के बाद वाला, उधर dx और dy भी है, तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? x वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करें, dx dt के बराबर आ जाएगा। इसको भी डिफ्रेंशिएट करें y वाली टर्म को, dy = 2t dt आ जाएगा। अब सिंपल इस पूरे फंक्शन में ना जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें पुट कर दें। अब मैं यहाँ पे लिमिट्स का भी आपको बताती हूँ क्या होगा। लिमिट्स का ये होगा कि भाई आपको पता है आपने जब ग्राफ जब लिमिट्स निकाली थी डबल इंटीग्रल के लिए, जब ये आपको पता था x जो है वो 0 to 1 जा रहा था, ठीक है। मगर यहाँ पे पैरामीटराइजेशन जब हम करते हैं ना तो सारी बात किसके लिए करते हैं? टी के लिए करते हैं, सही है ना। तो क्या होगा सिंपल, जहाँ x है ना आपके पास x = t वाली इक्वेशन, उसमें आप x की जगह एक दफ़ा 0 पुट करें, फिर t निकालें, फिर x की जगह 1 पुट करें क्योंकि x 0 to 1 है ना, तो फिर t निकालें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, t की जो लिमिट है वो भी 0 to 1 ही आएगी, सही है। और t की लिमिट 0 to 1 कैसे आई है, 1 to 0 क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाले कर्व की डायरेक्शन देखें, वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तभी हमने डायरेक्शन यहाँ पे सपोज करी थी। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती तो ये एरो उल्टा होता और 1 to 0 होती इसकी लिमिट, सही है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी डायरेक्शन। ये 0 to 1 हो गया हमारे पास। अब सिंपल क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू t पुट करें जो पैरामीटराइजेशन के लिए सपोज करी थी, y की वैल्यू t² पुट करें, dx की जगह जो आंसर आया आपके पास dx का वो dt पुट करें, dy की जगह जो आंसर आया पैरामीटराइजेशन के लिए 2 dt वो पुट करें। बस इस पूरे को सॉल्व कर लें, आपके पास 4/3 आंसर आ जाएगा। अभी आपने C1 के लिए काम करा है, सेम काम आपने C2 के लिए, कर्व 2 के लिए भी करना है, ऊपर वाले कर्व के लिए, सही है। या तो आप x सपोज करें या तो आप y सपोज करें, कुछ भी करें, ठीक है। आप दूसरी वैल्यू निकाल लें, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले मैं यहाँ पे वही फंक्शन लिख रही हूँ, आप सिर्फ लिमिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, वही काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, y को t सपोज कर लिया, सही है। अब जैसे ही y को t सपोज करेंगे तो x आपके पास t² आ जाएगा। मर्जी है आपकी, आप किसी को भी क्या सपोज करते हैं, सही है ना। मतलब इसमें इतना कोई वो नहीं है कि आपने जो है ना आप x को भी t सपोज कर सकते थे। अब सिंपल क्या हो गया, आपके पास dx निकालना है क्योंकि फंक्शन में dx मौजूद है, तो dx बराबर आ जाएगा 2t dt के। इसी तरीके से dy निकालेंगे तो dy dt के बराबर आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ जो चीज़ है पूरा t के रिस्पेक्ट में लिख दें। अब इसकी लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट के लिए भी आपने वही किया, x जो है उसकी लिमिट्स कांस्टेंट थी, आपने x की जगह क्या पुट करा, 0 और 1 पुट करा, तो t की दो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी 0 और 1, सही है। मगर देखें ऊपर वाला कर्व जो है ना उसकी डायरेक्शन देखें, वो 1 to 0 जा रहा है, सही है ना। 1 to 0 जा रहा है ऊपर वाला कर्व, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा आपके पास, ये जो है ना उल्टा आप लिखेंगे। अब आपने पहले 1 0 लिखा था ना, अब ये 0 और नीचे 1 आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी लिमिट्स, सही है। अब देखें सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ है वो वैसी पुट करें, x की जगह y की जगह जो जो चीज़ है उसको पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है लिमिट्स के लिए। देखिए आपका जो, अगर आपने डायरेक्शन नहीं देखी होती तो आप 1 और नीचे लोअर लिमिट होती है तो 0 लिखते हैं, मगर आपको ये बात पता होनी चाहिए ऊपर वाले कर्व में डायरेक्शन 1 to 0 जा रही है, ठीक है। मतलब लोअर लिमिट 1 है, अपर 0 है, सही है। जहाँ से शुरू होता है वो लोअर होती है। इस तरीके से आपके पास आ गया ये -2/3। जैसे आपने सॉल्व किया तो लाइन इंटीग्रल आप कैसे निकालेंगे, दोनों कर्व के, दोनों लाइन के जो आंसर है उनको प्लस करेंगे, L1 + L2 करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल से भी 2/3 आया और ऊपर जब ग्रीन थ्योरम से वेरीफाई किया तो वो भी 2/3 आया। तो इस तरीके से करके हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होता है।